हिलाकर प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये तस्वीर हरी झंडी दिखाते हुए उन 3 ट्रेन को, जो 3 वंदे भारत ट्रेन है, जो 4 राज्यों को जोड़ती हैं, जैसे कि मैंने बताया, जिसमें बेंगलुरु से बेलगावी है, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे तक की ट्रेनें शामिल है। इसमें 2 का वर्चुअल रूप से किया गया है उद्घाटन और 1 फिजिकल फॉर्म में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से आज भी बड़ा दिन कि रेल यात्रा को सुलभ, सुगम और इन अनुभवों को बहुत अहम बनाने के लिए ये तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस जिन्हें आज फ्लैग ऑफ किया गया है, ये पहली जो वंदे भारत ट्रेन है बेलगावी से क्रांतिवीर संगेली रायड बेंगलुरु के बीच चलेगी। अब इसमें होगा ये कि वो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, तमाम जो जिले हैं उनके बीच तेज रफ्तार के साथ जो है वो दौड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिसे हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने, जिसमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव। अब देखिए छोटे-छोटे ये जिले हैं और इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से यहाँ से लोगों का सफर करना, चाहे वो ट्रैवल उनके अपने पर्सनल यात्रा के अनुभव के लिए हो, आर्थिक लिहाज से हो, पर्यटन को गति देने के लिहाज से, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई देगी। देखिए मेक इन इंडिया का जो शेर है वो भी ये बताता है कि इन ट्रेन के जो मुख्य पार्ट्स हैं जिनसे इन ट्रेन को बनाया गया है वो मुख्य तौर पर आत्मनिर्भर भारत के सूचक हैं, क्योंकि उनकी तैयारी भारत में ही की गई है। और तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को क्या देगी? एक तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव। अभिषेक सिंह जुड़ गए। अभिषेक, रेल यात्रा का ऐतिहासिक अनुभव, और यहाँ पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री खुद रेल के अंदर मौजूद है, वहां पर जो बच्चे मौजूद हैं उनके अनुभवों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। गति एक अच्छे अनुभव के लिहाज से आज का दिन अहम मान सकते हैं। बिल्कुल आसिम, देखिए काफी आप इसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं, न तो देश के खास तौर पर कर्नाटक के लिए, क्योंकि आज कर्नाटक को जो है वो 11वीं वंदे भारत की सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये 11वीं वंदे भारत है जो कि बेंगलुरु से बेलगावी यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंस है इन दोनों शहरों का, क्योंकि बेंगलुरु को आप जानते हैं आईटी सिटी के नाम से जाना जाता है और बेलगावी का जो इलाका औद्योगिक क्षेत्र, तो ऐसे में काफी बहुप्रतीक्षित भी कह सकते हैं कि वंदे भारत को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की, इसके साथ रूप से भी प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु यानी कि माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर के गोल्डन टेम्पल यानी कि अमृतसर के बीच में चलेगी, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। और ये दोनों जगहों के बीच में अगर आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु है उनका काफी फ्लो होता है, फुटफॉल दोनों जगह पे काफी ज्यादा है, इन दोनों जगह पहुंचने वाले लोग काफी ज्यादा है। तो लोगों को के लिए बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो धार्मिक जो स्थल को लेकर के इन जगहों पे जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी विशेष सेवा उन्हें मिला। और तीसरा जो लाइन है यानी कि नागपुर महाराष्ट्र के अजनी स्टेशन से लेकर के पुणे के बीच में, 2 शहरों को कनेक्ट करता हुआ अजनी और पुणे दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, और इनके बीच में जो थी वो भी कम समय में। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत की सबसे बड़ी खासियत है विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ आपको बहुत ही कम समय में आपके गंतव्य तक पहुंचाती। तो ये वंदे भारत के शुरू हो जाने से आज जो 3 वंदे भारत शुरू किया गया, इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। चाहे हम कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें या पूरे देश की बात करें, अभी तक आप समझ सकते हैं कि 144 जो वंदे भारत सेवा है वो पूरे देश भर में चली थी। 24 स्टेट और केंद्र शासित राज्यों को टच कर रही थी, और अब ये जो है 6 सेवा और लेकर के 150 का आंकड़ा जो है वो भारतीय रेल ये अचीव कर चुकी है। और वही अभिषेक हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि इन ट्रेन पर मेक इन इंडिया का वो शेर मौजूद है कि जो तमाम कलपुर्जे जिनसे इन ट्रेनों का निर्माण किया गया, वो कोचेस, वो आत्मनिर्भर भारत की उस तस्वीर को, सशक्त तस्वीर को पेश करते हैं कि उनका निर्माण भारत में हुआ है। ये भी गौरव का एक महत्वपूर्ण क्षण। बिल्कुल आसिम, देखिए अगर हम पहले कोच की बात करें, पहले रैक की बात करें, तो आईपीएस इंटीग्रल कोच पैकेज चेन्नई में इसका निर्माण किया गया था। 2019 में शुरुआत की गई प्रधानमंत्री द्वारा, दिल्ली से बनारस के बीच में आपने देखा, वाराणसी के बीच में ट्रेन को चलाया गया। और पूर्णतः कह सकते हैं आप स्वदेशी ट्रेन है ये, और विश्व में 15 ही ऐसे देश हैं जहां पर ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन चलती है। कभी ये कल्पना था कि भारत में जो पारंपरिक ट्रेनें हैं उसके अलावा भी कोई इस तरह की ट्रेन दौड़ेगी। यहाँ भी खूबसूरत लोग, इसका डिजाइन देखिए, सब कुछ जो है इंडिजीनियस है। इसको पूरा जो तैयार किया गया है, इसको किस तरीके से तैयार किया है, जो इसमें सुरक्षा प्रणाली है, इसके अंदर तमाम जो एडजस्टेबल सीट है, 180 डिग्री तक घूमने वाले रोटेटिंग सीट है, बड़े बड़े विंडोज है, इसके अंदर सीसीटीवी है, स्लाइडिंग डोर्स आप देख सकते हैं, हर सीट के नीचे जो है वो चार्जिंग पॉइंट है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, सामान रखने का अतिरिक्त रैक है, जो मॉड्यूलर ये टॉयलेट होते हैं वो सब कुछ फैसिलिटी के साथ ये ट्रेन है, और सुरक्षा प्रणाली के साथ भी काफी ये सुरक्षित कहा जा सकता है। तो इस ट्रेन को बनाने की जो कल्पना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई, और उसके बाद इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ, और 2019 अगर हम विदेशों में बनवाते ऐसे ही किसी ट्रेन को तो आप समझिए इसकी कीमत हमें तकरीबन 300 करोड़ के आसपास पड़ती। लेकिन यही देश के अंदर बना तो इसमें सिर्फ पहला रैक जो है सिर्फ 100 करोड़ में इसे तैयार किया गया, और आने वाले समय में इसका जो कॉस्टिंग है और भी कम होता जा रहा है। वही अभिषेक हमने लगातार देखा, आपने तो कई बार जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई है, आप लगातार उस कवरेज से जुड़े रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आती है वो लोगों के अनुभव हैं, जो प्रधानमंत्री हमेशा सुनते हैं। वो अनुभव जो सकारात्मक हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है, उस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त होता है अगर आपकी ट्रेनें स्पीड से, तीव्र गति से ट्रैक्स पर दौड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आजम। देखो अगर हम बात करें आज से 2014 के पहले से, तो एक आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कर्नाटक का जो रेल बजट होता था वो तकरीबन 800 करोड़ रुपए था। आज का रेल बजट 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्नाटक का रेल बजट। आप समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरीके से जो है कायाकल्प कर रहा है, चीजों की कायाकल्प कर रहा है। मेंटेनेंस की बात करें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, हम नई ट्रेनों की बात करें, ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें, या फिर स्टेशनों की मॉडर्नाइजेशन की बात करें, हमने ट्रेन की शुरुआत हो, तमाम जो भारतीय रेलवे को कैसे पारंपरिक रीत में हटा करके वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। न सिर्फ ट्रेनें बल्कि स्टेशन भी, स्टेशन के आसपास के जगहों पर आपने गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखा, आपने बड़े बड़े और भी स्टेशन देखे, कैसे उनका जो है पुनर्विकास किया गया, उनको किस तरीके से नए तरीके से बनाया गया। 5 स्टार होटल तक जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर बने आपको नजर आते हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव है जो कि आप दशकों तक नहीं देख पाए, लेकिन एक दशक के अंदर आपने बहुत कुछ बदलते देखा। और वही अगर अभिषेक हम इसे इस तरह से भी समझें कि खास तौर पर कनेक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की आर्थिक गति को रफ्तार देने के लिए। अब इन तीनों ट्रेनों को अगर हम एक करके समझने की कोशिश करें, खास तौर पर जिसे हम अमृतसर की बात करते हैं, जिसमें पठानकोट, जालंधर, रियासी, जम्मू, तो देखिए किस तरह से इन पॉइंट्स को जोड़कर इन तमाम इलाकों को जोड़ा गया, जिसमें पर्यटन भी है, आर्थिक लिहाज से आप अपने गंतव्य से दूसरी जगह जाके तो आपके समय की भी बचत होगी।
बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में जो शुरू हो रहा है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट आप शहर भी आते हैं। आप व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के देख सकते हैं, आप लोगों के आवागमन को भी लेकर के देख सकते हैं। आप पठानकोट, जम्मू, रियासी, अमृतसर, जालंधर, आप स्ट्रेटेजिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जिस तरीके से घाटी तक ये घाटी के जब कटरा तक पहुंचे तो स्ट्रेटेजिकली जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा जितना मिलेगा, हमें सामरिक रूप से भी हम उतना ज्यादा मजबूत होंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में तब्दील किया, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों की राजधानियों तक रेलवे की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आज 6 स्टेट ऐसे हो चुके हैं जहां की राजधानी नॉर्थ ईस्ट में, वहां तक रेल की पहुंच हो चुकी है, वहां की राजधानियों तक रेल पहुंचने जा रही है। हम बात मिजोरम की करें, हम बात करें असम के अलावा और जो राज्य है वहां की बात करें, वहां तक पहुंच रही है। सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को देखिए, अभी चिराग ब्रिज वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट प्रधानमंत्री ने उसको उस राष्ट्र को समर्पित किया। घाटी तक जो पहुंच है वो कैसे पूरा हुआ, यानी कि घाटी के लोगों के लिए कितना बड़ा एक राहत ऑल वेदर कनेक्टिविटी आप कहते हैं, क्योंकि मौसम की मार के कारण का क्या हाल होता था आपने देखा होगा, लेकिन ऑल सीजन कनेक्टिविटी होने से अब घाटी के लोगों के पास आने जाने में 3 से 3.5 घंटे का वक्त, जबकि रोड से 8 से 10 घंटा लग जाता था। कनेक्टिविटी जहां बेहतर होगा वहां विकास आएगा। और प्रधानमंत्री ने शुरू से कहा है कि 2014 में जब उन्होंने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन किया था, वहां उसके पूरा विकास था, तो उन्होंने कहा था रेल को गति तो देश को प्रगति। आप देखिए पूरे देश में रेल किस तरीके से बदलाव से गुजर रहा है। बहुत छोटे-छोटे शहरों में हम देखते हैं, बड़े शहरों में देखते हैं, आप देखते होंगे कि जो वंदे भारत ट्रेन अभी भी गुजर रही है, अभी 150 वंदे भारत ट्रेन चलती है, तब भी लोग जो है वो खड़े होकर के उसका वीडियो बना रहे थे, रील बना रहे थे। तो ये रेल की एक पहचान बनाई है, देश में नई पहचान बनाई है आजकल, जो ये पिछले 1 दशक के अंदर हुआ है। और साथ ही जिस तरह से हमने अभी जिस ट्रेन का जिक्र हम कर रहे हैं, ये धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि माता वैष्णो देवी पर हर साल हम देखते हैं वहां पर लोग अपनी आस्थिक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक तौर पर जुड़े हैं, और उस लिहाज से तीर्थयात्रियों के लिए भी एक नई सौगात है ये ट्रेन। बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात है। देखिए माता वैष्णो देवी के लिए दिल्ली से तो ट्रेन चली रही थी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए पहले से चालू है, लेकिन अब अमृतसर से भी ये ट्रेन जो शुरू हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी एक आम यात्री को, एक छोटे परिवार के लिए वीकेंड पे ही या तो छुट्टी उसे मिलता है, तो वो सोचता है कि वो जाकर के किसी धार्मिक स्थल पे जाकर के पूजा कराए, दर्शन कराए। लेकिन अब उसे जो फायदा होगा दोनों जगह का हो सकता है, अमृतसर का भी और माता वैष्णो देवी का भी। गोल्डन टेम्पल में भी वो बता सकते हैं और माता वैष्णो देवी में भी जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की जो सोच रही है धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने का मोदी सरकार का, ये जो है ये काफी ज्यादा बेसिक है। कई सारे शहर हैं, अगर वंदे भारत की कनेक्टिविटी को आप देखें, साउथ में देख लें या फिर नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, तो यहाँ पे धार्मिक स्थलों को कनेक्ट करने में वंदे भारत की एक अहम भूमिका रही है। और एक चीज और बहुत जल्द जो आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बहुत ही जल्दी सितंबर तक में आपको वंदे भारत का स्लीपर वर्जन यूज करने में दौड़ता नजर आएगा। यानी कि बेंगलौर से BEML में जो है इसका निर्माण हुआ था, निर्माण चल रहा है और लगभग वो कंप्लीट हो चुका है, और इसका टेस्टिंग के लिए आप इसको बेसिक तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी जो है अब भारत का एक और नया चेहरा, रेलवे का एक और नया चेहरा जो है वो आपके सामने आएगा, जो कि स्लीपर वर्जन का वंदे भारत का, जो कि विश्व स्तर का एडवांस है। और इसीलिए जब भी हम रेलवे स्टेशन के गुणवत्तापूर्ण सुगम अनुभव की बात करते हैं, ट्रेनों के सुखद अनुभव की बात करते हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ाने का जिक्र करते हैं, ऐसे में वंदे भारत ट्रेन जो लगातार अपना विस्तारीकरण कर रही हैं हर चरण के साथ, जिसमें तकनीक से वो लैस है, अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता आपको सुनिश्चित करवाई जाती है, ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त तस्वीर वैश्विक पटल पर भी पेश करती हुई। बिल्कुल अचल ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 15 विश्व से 15 ऐसे ही देश हैं जहाँ पे इस तरह की ट्रेनें चली, हाई स्पीड ट्रेन चली, और भारत का इसको 180 किलोमीटर के अधिकतम रफ्तार पे से जो है परखा जा चुका है। 130 किलोमीटर की एवरेज स्पीड पे से चलाई जा रही है। ट्रैक जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे इसकी स्पीड और बढ़ाने की बात की जा रही है। आप समझिए कि आज इस वंदे भारत ट्रेन को कोई अगर डिमांड की बात करें तो एशिया के कई कंट्रीज हैं, जो यूरोप के कई कंट्रीज हैं, वहाँ पर ऐसे हाई स्पीड ट्रेन की जो है वो डिमांड चल रही है, उनका डिमांड है। लेकिन सरकार का पहला लक्ष्य ये है कि मोदी सरकार का ये टारगेट किया है कि अगले 3 साल के अंदर 200 में और वंदे भारत ट्रेन को पहले भारत में भी अलग अलग शहरों, छोटे शहर, बड़े शहरों से जोड़ा जाए। उसके बाद जो है इसको इसके एक्सपोर्ट की बात होगी। पहले देश के अंदर कनेक्टिविटी, नए रफ्तार और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लोगों तक पहुंचाई जाए, जो कि पुराने पारंपरिक ट्रेनों की लीक से बिल्कुल अलग हो और बिल्कुल नया हो, सुविधाजनक हो, आरामदायक हो और लोगों को हर तरीके से सुरक्षित रखे। और साथ ही हमने हमेशा देखा है अभिषेक, इन ट्रेनों को जब भी देश को समर्पित किया जाता है, राज्य को समर्पित यानी कि राष्ट्र को समर्पित, लोकहित को समर्पित, ऐसे में उनके पीछे जो हाथ जिन्होंने इन ट्रेनों के सुगम और सुलभ अनुभव को जो अब लोगों तक पहुंचेगा, उसके पीछे जिन हाथों ने काम किया है, यानी कि उन वर्कर से हमेशा प्रधानमंत्री चिर परिचित अंदाज में बात करते हैं, उनसे भी सुनते हैं, और ये श्रमजीवी जिस तरह से जुड़ते हैं, लोगों के जो अनुभव वो सुनते हैं, वो चेहरे पर मुस्कान, उस विश्वास बहाली का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो दिखाती है कि अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास भी इसी तरह हमारे सामने आता है। बिल्कुल हमने अक्सर देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी एक तो प्रधानमंत्री जिस चीज की आराधना करते हैं उसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा प्रधानमंत्री का हमने जो अब तक देखा है कि प्रधानमंत्री जो भी प्रोजेक्ट है उसको बनाने वाला जो मैन पावर है उसके साथ जरूर मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं, और चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे लेबर हो, अधिकारी हो, उनके एक्सपीरियंस को पूछते हैं, साझा करते हैं, उनसे ये जानते हैं कितने साल से इस प्रोजेक्ट पे है वो। चुनाव में भी हमने देखा कि वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे, वहाँ पे जो लोग थे, उनसे पूछा कि आपको कितने साल हो गए यहाँ पे, किसी ने बताया कि उन्हें 10 साल हो गया, किसी ने 8 साल, किसी ने बताया कि आए हुए 1 साल। तो प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उनके अंदर जो है और ऊर्जा आता है कि जब देश का प्रधानमंत्री उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहचान रहा है कि देखो ये काम आपने किया, प्रधानमंत्री से उन्हें एप्रिसिएशन मिल रहा है, उन्हें शाबाशी मिल रही है, तो एक और एनर्जी के साथ जो ये मैन पावर है और नए प्रोजेक्ट के ऊपर वो आगे बढ़ता है। और प्रधानमंत्री की हमेशा से खासियत रही है कि ऐसे मौकों पर लोगों से मिलते हैं, साथ साथ जो बच्चे हैं उन बच्चों से भी इंटरेक्ट करते हैं, उन बच्चों से भी मिलते हैं, उनसे उनका अनुभव पूछते हैं कि कैसा लगा आपको ये ट्रेन, इस ट्रेन के अंदर और क्या होना चाहिए, इस ट्रेन में आपको कितना। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है अभिषेक कि प्रधानमंत्री फीडबैक मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी अगर आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम इससे अच्छा काम नहीं कर सकते। उनका मानना हमेशा से ये रहा कि आप इससे और बेहतर, इससे और अच्छा, गुणवत्तापूर्ण कर सकते हैं। और पूरे देश के सर्वांगीण विकास में अगर आपके सुझाव बहुत अहमियत रखते हैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में प्रधानमंत्री ने हमेशा लोगों की बात सुनी है, उनके अनुभवों को समझा है और उस पर अमल करने के लिए भी कहा गया है। तो रिस्पेक्टेड मंत्रालय उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल
और आपने आज भी जैसे देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बेंगलुरु पे केएसआर रेलवे स्टेशन पे आने के बाद जब वो इस नए बेंगलोर बेलगावी वंदे भारत ट्रेन के कोच के अंदर जाते हुए तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ मौजूद जो बच्चे बैठे थे उनसे बातचीत किया, उनसे जाना उनका क्या फीडबैक है ट्रेन के बारे में उनको, और बच्चे बहुत खुश थे। उस ट्रेन के अंदर जो बच्चे थे वो बहुत खुश थे, कोई ऐसी ट्रेन के अंदर उन्हें बैठने का मौका मिला और वो भी इनॉग्रल रन पर, जबकि इसकी शुरुआत हुई और उनके सामने प्रधानमंत्री और किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को अपना फीडबैक बता रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या उन्हें इसमें चाहिए। तो ये एक प्रधानमंत्री का फीडबैक का जो है एक तरीका है जो कि डायरेक्ट भी है और इसके अलावा भी कई सारे तंत्र जो उनके जरिए भी उन तक प्राप्त होता है। और क्या देश के अंदर नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी चाहिए, किस तरीके से 2047 तक विकसित भारत को बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा किया जाए, ये सारे फीडबैक को लेकर के प्रधानमंत्री आगे की सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़, क्योंकि हम लगातार उन सुविधाओं का जिक्र कर रहे हैं, आखिरकार ट्रेन के सफर को जब हाईटेक बना दिया गया है तो उन सुविधाओं के बारे में भी जरा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आपने तो ट्रेन अंदर से देखी भी है, जिसमें हम फोल्डेबल स्नैक्स टेबल की हम बात करते हैं, पोर्टेबल चार्जर्स पॉइंट्स हैं और स्पीड, लोकेशन और अगले स्टेशन की जानकारी यानी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भी साझा की जाएगी। सबसे अहम बात कि स्वदेशी सेमी हाई स्पीड जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो कवच सुरक्षा प्रणाली है, ये अपने आप में इसे अलग अलग बनाती है। बिल्कुल, बहुत ही आप कह सकते हैं भारत का सबसे लग्जरी ट्रेन आप कह सकते हैं। इसके जितने भी कोच हैं, अगर इकोनॉमिक क्लास की बात करें तो आपको लगेगा कि कोई आप जैसे पहले की पिक्चरों में हम देखते थे कि विदेशों में ट्रेन दिखाई जाती है, आपको उससे बेहतर लुक आएगा इसको इंटीरियर की एक्सटीरियर की बात करें। इसके एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्लास में आप देखेंगे कि जैसे विस्टा डोम को देखते हैं उस तरीके का इसके अंदर भी विंडोज दिया गया है। विस्टा डोम की तरह अगर ऊपर को अगर छोड़ दे दोनों साइड के अगर विंडोज को देखें तो उस तरीके का है। एडजस्टेबल आप कह सकते हैं कि आपको जिस तरीके से 1 बाय 1 सीट का सीक्वेंस होता है उसको आमने सामने परिवार की तरफ भी दोनों अगर बैठ के बात करना चाहे तो वो भी मूव हो जाता है। आप आराम से अगर विंडो के बाद बहुत अच्छा खूबसूरत नजारा है तो विंडो की तरफ घुमा के देख सकते हैं। साथ साथ चार्जिंग के लिए जो पारंपरिक ट्रेनों में होता था कि चार्जिंग के लिए एक दो पॉइंट बने होते हैं, उसमें आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, वैसा नहीं हर सीट के साथ चार्जिंग की सुविधा है। चाहे बॉटल होल्डर की बात करें या फिर चार्जिंग की पॉइंट बात करें, रीडिंग लाइट की बात करें, हम हर चीज जो है वो रीडिंग लाइट की आपको फैसिलिटी है ताकि दूसरे पैसेंजर को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, किसी तरह से सुरक्षित जो पैसेंजर है वो है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरा हर कोच के अंदर लगा है, कोच के बाहर लगा हुआ है और साथ साथ स्लाइडिंग दरवाजे हैं। स्टेशन पे कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन चढ़ने या उतरते समय जो है हादसा यात्री जो हादसा के शिकार हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है। यानी कि स्टेशन से जब खुलेगी तो इससे स्लाइडिंग और ऑटोमेटिक बंद होगा और उसे फिर कोई भी यात्री या कोई नहीं खोल सकता। अगर कोई इमरजेंसी है तो टॉकबैक सिस्टम है वहाँ पर, जिसके जरिए आप ट्रेन के जो पायलट है उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो आपको तुरंत मदद मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं कवच जैसी सुविधा यानी कि और एंटी कॉलिजन जैसे पारंपरिक ट्रेनों में देखते थे वो चीज इस तरह के होते थे कि अगर ट्रेन का दुर्घटना होती है तो ट्रेन के डिब्बे एक के ऊपर एक गिर जाते थे, जिसके कारण जो क्षति होती है, जानवर का नुकसान होता था वो काफी होता। अब ऐसे कोचेज बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, इसमें बहुत अहम बात है कि मैं पीछे देख रही हूँ कि जो बैनर लगा है उसमें लिखा है गिफ्ट ऑफ मॉडर्न ट्रैवल टू विकसित भारत, यानी नित्य नया नूतन और पूर्व चिरातन। आप अगर ट्रेन की तस्वीर जो लगातार हम अपने दर्शकों को इस मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं, इस ट्रेन को सजाया गया है गेंदे के फूलों से और जो तिरंगे के रंग हैं उनसे जुड़े हुए गुब्बारों से, यानी अगर हम नित्य नया नूतन यानी अत्याधुनिकता को लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृति पीछे छूट रही है। यही वजह है कि आप देखिए कि वंदे भारत का जो पहला कोच है उस पर स्वास्तिक बनाया गया है और ये इस भारत की पहचान है जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संजोकर अपने विरसे पर गर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल देखिए कुछ और भी खासियत इस ट्रेन की मैं आपको बताना चाहूंगा। पूरा ट्रेन एयर कंडीशन की, साथ साथ इसमें जो तापमान नियंत्रण है उसकी भी स्वतः जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपको उस तापमान को भी जो है ये उस हिसाब से नियंत्रित करेगा। लंबी दूरी के लिए इसकी जो सीटें हैं उसको डिजाइन की गई है। इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन लगाई गई, साथ साथ एलईडी लाइट लगाए गए हैं ट्रेन के अंदर। इसके अलावा सारे ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर जैसे मैंने आपको बताया, पैनोरामिक व्यू वाले विंडोज जो मैं बताया था काफी बड़े बड़े विंडोज है। बायो वैक्यूम वाले जो है इसके अंदर सारे टॉयलेट्स है, मतलब कि जो गंदगी है उससे निजात पाने की एक बड़ी कोशिश की गई है। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर बात करें, कवच सिस्टम जो भी अब ट्रेन आ रही है टक्कर रोधी कवच सिस्टम, उसके ये सारे ट्रेन जो है वंदे भारत ये रहते हैं। फायर सेफ्टी की बात करें तो फायर सेफ्टी को आप कहीं पे अगर ट्रेन के अंदर किसी वजह से गलती से भी या किसी कारण से लग जाता है तो उसको तुरंत ऑटोमेटिक पहचान कर उसे बुझाने की भी इस ट्रेन के अंदर व्यवस्था है। सीसीटीवी की निगरानी है पूरे ट्रेन के अंदर। आपातकालीन समय में हर कोच में इंटरकॉम सिस्टम की व्यवस्था है। ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इस तरीके का बनाया कि जो 30% एनर्जी को भी सेव करती है। डुअल सस्पेंशन सिस्टम यानी कि अगर आप 130-150 किलोमीटर की अगर ये ट्रेन चल रही हो तो एक ग्लास पानी भी अगर आपने अपने टेबल पर रखा है तो पानी जो है उससे आपको नजर नहीं आएगा, मतलब वो हिलता डुलता नजर नहीं आएगा, इसलिए सस्पेंशन सिस्टम इस तरीके से बनाया गया। तो समझ सकते हैं कितनी बारीक से बारीकियों को ध्यान में रखकर इस ट्रेन को बनाया गया है। इसी कारण से आज शायद ये इस सरकार की एक पहचान भी बन चुकी है वंदे भारत ट्रेन। और वही मैं देखा कि देश में करीबन 144 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की सेवाएं संचालित हैं और अब इन 3 ट्रेनों के साथ ही संख्या 150 के पार पहुंचेगी। वहीं 6 करोड़ से ज्यादा यात्री जो हैं वो वंदे भारत के सफर का अनुभव और आनंद लेते हैं। इस पे अगर अभिषेक के देखें तो इन ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत जो ट्रेन है वो है नागपुर अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस और ये 881 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। उस लिहाज से इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टेशन कवर किए जाएंगे और बिजनेसेस आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिहाज से इन ट्रेन का इन राज्यों की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने में, यहाँ तक कि जो लोग नौकरियों की तलाश में निकलते हैं उन्हें भी एक सुलभ अनुभव देने में बड़ा हाथ रहेगा। देखिए जैसा पहले भी आपने कहा कि कनेक्टिविटी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है। तो कनेक्टिविटी ऐसी हो जो बहुत सुगम भी हो, आरामदायक भी हो और साथ साथ गतिशील भी। तो ऐसे में जिस तरीके से भारतीय रेल के अंदर तमाम चीजों को लेकर के बदलाव हो रहा है या ये कहिए कि कायाकल्प हो रहा है, तो निश्चित तौर से इसका जो फायदा है यहाँ की अर्थव्यवस्था को होगा, यहाँ के युवाओं को होगा, यहाँ के व्यापार को होगा, यहाँ के उद्योग को होगा, जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है कि वंदे भारत जैसे ट्रेन और इसके बाद जो अगली पीढ़ियां आएंगी वो देश में एक और क्रांति लेकर के आएगी, जिसे न सिर्फ विकास, व्यापार, रोजगार बल्कि स्वरोजगार का भी सृजन होगा और लोगों तक इसकी पहुंच होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपने देखा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरीके से ईस्टर्न डेडिकेटेड और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोच ये दोनों लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और इस पर जो मालगाड़ियां कभी 25 किलोमीटर
की रफ्तार से जो देश भर में चलती थी आज 75 किलोमीटर के एवरेज रफ्तार से चलती है, यानी कि 100 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है। जो मुंबई से दिल्ली आने में पहले तकरीबन 3 से 4 दिन से गुड्स ट्रेन को लग जाता था, मालगाड़ी को लग जाता था, अब वो 24 घंटे में पहुंची। तो इससे तुम समझिए कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है उनकी पहुंच कितनी तेज हुई, यानी कि जो औद्योगिक या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी जो नीड है वो कितनी तेज बढ़ी। इससे क्या हुआ कि रोजगार का सृजन हुआ और स्वरोजगार भी जो है उसको भी। और बिल्कुल आपने बहुत अहम बात की है, क्योंकि जिस ट्रेन का जिक्र हम कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के लिए देश की सबसे लंबी दूरी करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो इसका जिक्र हमने किया कि 881 किलोमीटर का जो पूरा रन रहेगा। और इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो व्यापारी हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, पर्यटक हैं, जिन्हें तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव तो मिलेगा अभिषेक, वहीं व्यापार के साथ साथ वाणिज्य के नए अवसर भी खुलेंगे। ऐसे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से अगर हम देखें कि रेलवे के सेक्टर को हमने देखा कि इस ट्रेन के विस्तारीकरण से एक अलग ही नए आयाम पर, एक नए जॉनर पर हमने जाते हुए देखा है, जिसमें स्वदेशीकरण की वजह से इस पूरे सेक्टर को धार मिलती हुई। बिल्कुल, देखिए रेलवे को तो आप कह सकते हैं कि भारत का लाइफलाइन भी कहा जाता है। प्रतिदिन बात करें तो तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो रेलवे में सफर करते हैं। देश भर में तकरीबन 15,000 सवारी रेलगाड़ियां चलती हैं। तकरीबन इतनी ही जो है आपको कुछ ट्रेन देश के जो अलग अलग हिस्सों में है वो माल ढुलाई का काम करती है। और वैसे भी अगर आप देखिए तो रेलवे परिवहन का सार्वजनिक परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है। आप रेल की टिकट देखेंगे और अगर आप किसी और की टिकट देखेंगे तो दोनों जब बहुत फर्क है। सबसे इकोनॉमिकल भी रेलवे को कहा जाता है और सबसे आरामदायक भी रेलवे को कहा जाता है। और ऐसे समय में देश को जब जरूरत है, जब देश अपनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, तो रेलवे को और कितना था, रेलवे को और कितना गति। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि भारतीय रेल लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो अपने बदलाव लेकर आ रही है। और ये प्रधानमंत्री जिस तरीके से स्टेशन की बात हो या फिर ट्रेनों की बात हो, इनके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उनको आधारशिला रख रहे हैं, उनकी शुरुआत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये देश के विकास को और गति देगा, मील का पत्थर साबित होगा आगे। और इसमें हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से इन रूट्स को डिजाइन किया जाता है अभिषेक, खास तौर पर हमने देखा कि कैसे बेंगलुरु के लिए इस चरण में विस्तारीकरण किया गया। हमने देखा कि कैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को एक धागे में पिरोने की कोशिश पूरे वंदे भारत के नेटवर्क से की जा रही है। तो बहुत विवेकपूर्ण तौर पर ये फैसले लिए जाते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी को सूत्रधार तरीके से जोड़ा जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जिले, जब हम बात करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, इन्हें जोड़ा जाना चाहिए। आप देखिए आसन की आज लगभग जितने राज्य हैं उन सभी में वंदे भारत चल रही है। हम एक आंकड़ा भी देख रहे थे वंदे भारत का, अभी तक उन्होंने वंदे भारत से तकरीबन कितने पैसेंजर थे, ये जो संख्या 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है वंदे भारत की, उससे ज्यादा पैसेंजर से वंदे भारत से सफर किया। ठीक है कि हमने वंदे भारत का लोगों का क्या फीडबैक है, जो एक बार सफर करता है वंदे भारत में वो चाहता है कि दूसरी बार वंदे भारत से सफर करें। खासतौर से अब जो वंदे भारत के रूट्स को प्लान किया जा रहा है, जो बड़े शहरों के बीच जहाँ काफी ज्यादा रश है और लोगों को सुबह जा करके शाम तक वापसी भी करनी है और अपना काम भी करना चाहते हैं, व्यापार या रोजगार का, और उसके बाद आना चाहते हैं, तो ऐसे रूट से वंदे भारत जो है वो ज्यादातर चलाया जा रहा है। चाहे हम बात करें बेलगावी से लेकर के बेंगलुरु स्टेशन जो ये वंदे भारत है, या फिर धार्मिक जो सैलानियों लोगों को लेकर के अमृतसर माता वैष्णो देवी वंदे भारत, या